नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज़ हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में। अगर आपने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है या निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को कि कैसे पहला कदम बढ़ाएं, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लानिंग की हुई है वो सही है या फिर नहीं, हर तरीके का सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका, आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हैं, और आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। फिनवाइस PFS के फाउंडर प्रतिभा गिरीश हैं। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और मदर्स डे नज़दीक है, वीकेंड पर है, तो हमने सोचा क्यों ना आज के शो में थोड़ी सी चर्चा मदर्स की जाए और उनके लिए प्लानिंग की जाए, क्योंकि मदर एक ऐसी फीमेल है जो हर तरीके से हर किस्म का रोल निभाती है, फिर चाहे वो एक फैमिली का हो, कामकाजी महिलाओं ही क्यों ना हो, या फिर हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना हो। तो यूजुअली हम गौर नहीं करते हैं, बट हर फैमिली में सबसे पहले प्रायोरिटी अगर किसी की हेल्थ की या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की करनी चाहिए तो वो मदर की होनी चाहिए। तो बताइए, इस मदर्स डे पर वो तमाम महिलाएं जो मदर्स हैं कैसे अपने आप को बेहतर फिनेंशियली सिक्योर बना सकती हैं। सबसे पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए, वो खुद करें या उनके बच्चे करें या उनके हस्बैंड मदर्स डे पर उनको तोहफा दें एक बेहतर फिनेंशियल प्लानिंग का। तो क्या स्टेप्स यहाँ पर मदर्स को फॉलो करने चाहिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तरफ? दीपाली जी, बहुत खूब कहा आपने। मदर्स हमेशा बच्चों को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। वैसे तो हर दिन हमें उनकी सोचना है, लेकिन मदर्स डे पे डेफिनेटली वैसे तोहफा नहीं देना है जो स्वीट या फ्लावर हो जिसका महक या मीठा जल्दी चला जाए। अगर सिक्योरिटी उनका देखा जाए तो पहले तो वो अपनी हेल्थ को आमतौर पे इग्नोर ही कर देते हैं, अपने बच्चों के पीछे, अपने फैमिली के पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसा हम नहीं सोचते कि वो बीमार हो जाए, लेकिन अगर वो बाय चांस बीमार हो जाए, क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। और ये अफोर्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, अच्छा रकम का हेल्थ इंश्योरेंस हो, और अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस हो जहां पे कोई कंडीशंस ना हो। तो इस मदर्स डे पे अगर आपने मदर को आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर बैठिए और समझिए कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, कितने का है। बहुत सारे लोग 1 लाख 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और वो टिक मार्क एक्टिविटी हो जाता है और बहुत वो सिक्योर हो जाते हैं, चलो मेरे पास तो इंश्योरेंस है। लेकिन आपको तो पता ही है मेडिकल इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना बढ़ा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि अच्छा रकम, मतलब 15-20 लाख का कम से कम उनके पास इंश्योरेंस हो, और ये ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो। दूसरी बात, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस जब लेते हैं ना, जब हम क्लेम नहीं करते साल बाद, 1 साल बाद, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है हेल्थ चेकअप ही देता है। तो अगर उनके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो जरूर चेक कीजिए कि उन्होंने सारे बेनिफिट्स उठाया, अपना हेल्थ चेकअप किया वगैरह। दूसरा, गोल्ड तो हर एक लेडी का एकदम प्यारा सा एक एसेट क्लास होता है, और गोल्ड तो हम लोग इकट्ठा करते ही हैं। जब गोल्ड जैसे अगर आप गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हो तो आप न्यू इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गोल्ड ETF गिफ्ट करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म पे तो रीसेल वैल्यू नहीं होता, वो तो एक है। दूसरा, हमारा थिंकिंग होता है कि अभी ये दिन आ गए कि हम ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनको फेमिलराइज किया जाए माँ को कि आप गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करो, लेकिन ETF के तौर पे करो, और बहुत ज्यादा नहीं कि सारा आप गोल्ड या सिल्वर में ही डाल रहे हो। फाइनेंशियल एसेट्स भी जरूरी है। तीसरा, अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो उनको एकदम कॉशियसली इन्वेस्टमेंट्स आपको बताना है कि यहाँ पे वेल्थ बन सकता है। तो BAF और MAF, मतलब बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड जैसे हाइब्रिड फंड्स में आप उनके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको ट्रैक करने में मदद भी कर सकते हैं। एक बार वो अगर समझ जाए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ बनने की संभावना है तो वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्वर्सेशंस करें उनके साथ कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको एस्टेट लॉस पता है, क्या उनको पता है कि उनकी फैमिली का फाइनेंसेस कहाँ पे है। वो हिस्सेदार नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए कि उनके फैमिली के फाइनेंसेस कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है। ओके। अच्छा प्रतिभा जी, एक चीज़ और बताइए, वो महिलाएं, आई एम श्योर हमारी मदर्स भी हैं और भी बहुत सारी ऐसी विमेन होंगी जिनको
अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, या फिर उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस है भी तो वो जानती नहीं है कैसे इन्वेस्ट करें। कुछ ओल्ड मदर्स भी हो सकती हैं, यंग मदर्स भी हो सकती हैं, तो उनके बिहाफ पर उनके फैमिली मेम्बर्स की क्या ड्यूटी हो सकती है, बच्चों की क्या ड्यूटी हो सकती है, अपनी मदर्स के लिए क्या करें, स्पेशली वो मदर्स जो वर्किंग वुमेन नहीं हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके हस्बैंड्स का क्या रोल हो सकता है, उनको हर महीने कुछ अमाउंट दें इन्वेस्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में क्या रोल वो निभा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत आमतौर पे बहुत सारे ऐसे वुमन हैं जो अवेयर नहीं रहते हैं और जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यस, उनको अपना पिन मनी बोलते हैं। जैसे उन्होंने मतलब वर्किंग हस्बैंड है, उन्होंने पैसा दिया घर चलाने के लिए, जो बचा लिया वो पैसा उनका वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए। वो मेनली लेडीज ही बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं समझना, आप हो ना, आप कर रहे हो ना। और हस्बैंड के साथ बच्चों को भी बोलते हैं अरे पापा बिजी है तो क्या हुआ, आप बता दोगे ना मुझे। बता देंगे, लेकिन आप जरूरी है। और ये कॉन्वर्जेशन करना जरूरी है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो खुद का बताया हाइब्रिड फंड स्टार्ट करे। अगर इन्वेस्टमेंट करे भी ना या डिसीजन नहीं लेना उनको, तो भी उनको जानना जरूरी है। अगर वो इनकम भी नहीं कमा रहे हैं लेकिन फैमिली का इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है, इंश्योरेंस कहाँ पे है, हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट कौन है, ये सब जानना जरूरी है। मान लीजिए जो आदमी है वो बीमार हो जाएंगे तो कहाँ से आएगा पैसा, उनको पता होना चाहिए। स्पेशली व्हेन देयर आर यंगर चिल्ड्रन। ओल्डर चिल्ड्रन भी है तो वो अपने अपनी लाइफ में बिजी रहता है, इसलिए ये कॉन्वर्जेशन करना ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और इनफैक्ट इस शो में भी प्रतिभा जी आपने देखा होगा, हर रोज़ हम क्वेरीज लेते हैं। 99% क्वेरीज हमारे मेल व्यूअर्स की होती हैं। कुछ फीमेल क्वेरीज भी आती हैं तो उनके हस्बैंड से उनके बिहाफ पे पूछ रहे होते हैं। तो जो भी महिलाएं शो को देख रही हैं उनके लिए मैसेज यही है कि आप खुद आगे आएँ, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, अपनी क्वेरीज को खुद एड्रेस करना शुरू करें, अपने लिए खुद इन्वेस्ट करना शुरू करें। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर नहीं हैं, आप खुद अपने आपको फिनेंशियल सिक्योर करने में आपका खुद का भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। डिपेंडेंट ना रहे। एडवाइस लेना, गाइडेंस लेना फैमिली मेंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेल व्यूअर्स इस शो को देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने घर की जो मदर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए और उनको इंडिपेंडेंट बनाने में उनकी मदद कीजिए। यही मैसेज है शो के जरिए। बट एडवांस में हमारे सभी महिला व्यूअर्स को हैप्पी मदर्स डे। लेकिन चलिए अब क्वेरीज की तरफ बढ़ते हैं आगे। और पहले व्यूअर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से। आनंद नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैडम। नमस्ते। हेलो। हाँ मैडम, ये मैंने जो एसआईपी करी है, क्या ये मेरी एसआईपी ठीक है? और क्या कहते हैं, जो एसआईपी कर रखी है ये ठीक है? और इसमें मेरे को 15 साल के बाद एसडब्ल्यूपी करना है, क्या वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा? 15 साल बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू निकासी करनी है। कुछ लक्ष्य लेके चल रहे हैं क्या, हर महीने कितनी निकासी करनी है? नहीं मैडम, 15 साल के बाद मेरे को एसडब्ल्यूपी करनी है। मतलब इसमें जब ये इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी 15 साल बाद, कुछ अमाउंट निकाल के एसडब्ल्यूपी करनी है, तो क्या वो रहेगा? वही मैं जानने की कोशिश कर रही थी, कितना अमाउंट आपको निकालना है हर महीने, कोई लक्ष्य है क्या, या कितने की आपको ज़रूरत पड़ेगी 15 साल बाद, वो मैं जानने की कोशिश कर रही थी। बट पूछ लेते हैं प्रतिभा से। प्रतिभा, 10,000 की इनकी मंथली एसआईपी है। एक चीज़ और बताइए आनंद जी, अभी बनाया आपने ये पोर्टफोलियो, कुछ समय हो चुका है? मैडम अभी बनाया 4-5 महीने। ये Okay. मैं सीएनबीसी की आवाज आपकी देखता रहता हूँ, इससे थोड़ा सा वो नॉलेज लेके बनाया मैडम। ओके, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने सीनवी से आवाज़ देखकर अपना ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। कैसा पोर्टफोलियो है ये प्रतिभा जी से पूछ लेते हैं। 10,000 की मंथली एसआईपी, 1 करोड़ का लक्ष्य है हालांकि 15 साल में। जो इन्होंने डिटेल में भेजी थी उसमें ये बात मेंशन की थी। अभी जैसे इन्होंने बताया 15 साल बाद एसडब्ल्यूपी के थ्रू इनको पैसे चाहिए होंगे। फिलहाल कौन से फंड्स हैं? क्वांट स्मॉल कैप 2,500 रुपये महीना, 1500 ईच डाल रहे हैं 4 फंड्स में, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ शामिल है। बताइए प्रतिभा जी, सजेशंस आपके। फंड सिलेक्शन जो है ये अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो लार्ज कैप में 35% ही है। आमतौर पे अगर नया पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं और वॉलेटिलिटी में मतलब घबराहट तो हर एक को होती है, अगर स्टेबिलिटी बनाए रखना है तो ये जरूरी है कि लार्ज कैप में आप थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दें। तो आज की तारीख में 35% जो है लार्ज कैप में है, 27% मिड कैप में है और 33%, 1/3 आपका हिस्सा स्मॉल कैप में जा रहा है। ये 1/3 थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा कर सकता है, इसलिए हमारा सजेशन होगा कि आप स्मॉल कैप में जो एसआईपी कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें। और जैसे आपने
MOSL का लार्ज एंड मिड किया है, PPFAs किया है, कोटक मल्टी कैप किया है। तो आप इन फंड में PPFAs मल्टी कैप में जितना आप कम करो, जैसे 2000 से आपने अपने मिड एंड स्मॉल कैप 1000 से कम किया, मिड कैप भी कम किया, और वो 2000 ये दो फंड में अगर आप डालेंगे तो बैलेंस अप पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। जहां तक आपका टारगेट है कि आपको 1 करोड़ बनाना है, आप अभी फिलहाल 10,000 रुपए की SIP कर रहे हो और 15 साल तक 10,000 करते रहोगे तो करीब करीब 50 लाख आपका बन जाएगा। और इसको ही अगर आप स्टेप अप ही करोगे 10% से तो 86 लैक्स तक बनेगा। तो आपका मकसद है कि आपको 1 करोड़ पहुंचना है। 1 करोड़ पहुंचने के लिए आपको SIP थोड़ा अभी बढ़ाना पड़ेगा, 12,000 करें, और उसके बाद हर साल जैसे आपका इनकम बढ़ता है 10% से स्टेप अप करेंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, 1.03 करोड़ बन जाएगा, 12% रिटर्न्स। चलिए, तो पहले आपके फंड चॉइसेस की बात करें। फंड्स आपके सही हैं, लार्ज कैप्स में एक्सपोजर कम है, उसको बढ़ा सकते हैं। 2 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, जैसे पराग फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप। यहाँ पर आप इन 2 फंड्स में अपना एलोकेशन आप बढ़ा सकते हैं। 10,000 के SIP एज इट इज कंटिन्यू करेंगे तो 50 लाख, 10% स्टेप अप करेंगे सालाना तो लगभग 86 लाख आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। और अगर 12,000 की SIP करके फिर आप 10% स्टेप अप करेंगे हर साल तो आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। तो आप स्ट्रैटेजी अपनी पॉकेट, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वैभव का सवाल लेते हैं। MP से इन्होंने भेजा है ईमेल के थ्रू। 39 साल इनकी उम्र है, मंथली SIP है 40,000 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 18 लाख, 15 साल में 2.5 करोड़ का टारगेट है। 20,000 रुपए डाल रहे हैं एक्सिस मिड कैप में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000, 5,000 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो 250 में और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप में 5,000। क्या सजेशंस प्रतिभा इनके लिए? इनका जो पोर्टफोलियो है सिर्फ 8% लार्ज कैप में है, तो ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। जो मिड कैप है उसमें 53%, जैसे 40,000 आप कर रहे हैं तो 21,000 आपका जा रहा है, मतलब 20,000 तो आपने सीधा मिड कैप में ही डाला है। और एक फ्लेक्सी कैप है उसमें भी थोड़ा बहुत मिड कैप का मात्रा होगा, तो 53% मिड कैप में है और स्मॉल कैप में 39% है। तो बहुत जरूरी है कि आप ये फंड्स को थोड़ा रीबैलेंस करें। जैसे आपने बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप चुना है, उसके साथ और एक फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट्रा, जैसे PPFAs का फ्लेक्सी कैप या फिर इन्वेस्को और SBI कॉन्ट्रा, ऐसे फंड्स अगर आप चुनेंगे और अपने स्मॉल कैप और मिड कैप, स्पेशली मिड कैप 53% जो है एक्सिस मिड कैप, एक ही फंड में आप 20,000 का करें, उसका मात्रा कम कर दीजिए और मतलब हाफ करके अगर आप उसको ऐड कर देंगे लार्ज कैप में तो बैलेंस हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। जहां तक आपका एक्यूमुलेशन की सवाल है, आपने ऑलरेडी 18 लाख इकट्ठा जो कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। अगर 15 साल तक बने रहेंगे तो करीब करीब 2 करोड़ सिर्फ ये 18 लाख बन जाएगा। और जो SIP कर रहे हैं वो SIP नहीं, आपका जो 18 लाख है वो 1 करोड़ बन जाएगा और SIP जो है 40,000 का जो आप कर रहे हो 15 साल तक, वो बन जाएगा 2 करोड़ तक। अगर आपको टोटल ज्यादा पैसा चाहिए, आपने जो टारगेट बताया उसके लिए 5% का, सिर्फ 5% का स्टेप अप करेंगे तो आपने जो बताया 2.5 करोड़ चाहिए वो बन जाएगा। और अगर आपका इनकम बढ़ता है इससे ज्यादा तो जरूर 10% का SIP स्टेप अप कीजिए, क्योंकि 5% से सिर्फ 2.58 बनेगा और 10% से 3.43 करोड़ बनेगा और इन्फ्लेशन के हिसाब से इतने की जरूरत होगी आपको। ओके, चलिए, तो फंड्स तो ठीक हैं, लेकिन जो सुझाव आपको बताया है प्रतिभा जी ने उसको आप इम्प्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप में आपका एलोकेशन कम है, मिड कैप्स में ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी रहेगी, रिस्क एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, उसको कम कीजिए। या तो मिड कैप्स में एक्सपोजर कम के फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए, या फिर जो नया निवेश करें SIP अमाउंट बढ़ाएं तो वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप्स की तरफ ही इंक्लाइन रखें, क्योंकि ऑलरेडी आप 80% से ज़्यादा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप्स में ले रहे हैं। बाकी गोल्स आप अपने हासिल कर लेंगे आसानी से। अगर स्टेप अप नहीं भी करते हैं, स्टेप अप करेंगे तो अपने गोल के बियॉन्ड पहुंच सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नबील ने एक सवाल भेजा है हमें कतर से। 34 साल इनकी उम्र है, 20,000 की इनकी मंथली SIP चल रही है, 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए SIP कितनी इंक्रीज करनी होगी? अब बात होती तो पता लगता प्रतिभा कि कुछ एलोकेशन इनका हुआ है या फिर नहीं, कुछ फंड कलेक्शन, बट एज्यूमिंग अगर अभी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है तो क्या सलाह है? कौन से फंड्स हैं? 5,000 ईच 4 फंड्स में डाल रहे हैं, क्योंकि 20,000 की SIP है। पराग फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और SBI PSU फंड। सजेशंस? जो इनका पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट बैलेंस्ड, मतलब लार्ज कैप थोड़ा और हो सकता है, 34% लार्ज कैप में है, 38% जो है मिड कैप में है और 29% स्मॉल कैप में है। तो एक
सजेशन ये है कि मिड और स्मॉल कैप का जो एसआईपी कर रहे हैं आप 5-5 हज़ार की, उसको कम कर दें, क्योंकि लार्ज कैप ज्यादा मात्रा में हो तो अच्छा होगा। और दूसरी बात, आप जो कर रहे हो एसआईपी, वो एक थीमेटिक फंड में करो, एसबीआई पीएसयू। ये अगर आपने देखा तो पीएसयू काफी साल तक कुछ नहीं किया और सडनली बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, और हो सकता है और भी वॉलिटिलिटी रहेगा और काफी स्टैग्नेंट भी रह सकता है। इसलिए हमारा सजेशन होगा, जब आप ओके, चलिए प्रतिभा से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे वो बता रही थी वो आप नोट कर लीजिए। आपके सारे फंड्स ठीक हैं, एक बदलाव प्रतिभा ने रेकमेंड किया है, जो आप एसबीआई पीएसयू फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे निकलिए, एसबीआई कॉन्ट्रा आप ऐड कीजिए, किसी भी थीम के साथ ये सेक्टर के साथ या ऐसे नहीं जाना ठीक रहता है। लॉन्ग टर्म व्यू है, आप एसबीआई कॉन्ट्रा में जाएं तो एसबीआई फंड से आप एसबीआई पीएसयू फंड से आप स्विच कर ले एसबीआई कॉन्ट्रा में। रही बात आपके गोल की, तो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी से आप लगभग 1 करोड़ एक्यूमुलेट कर लेंगे। अगर आप सालाना 10% स्टेप अप करते हैं 15 साल के लिए तो 2.25 करोड़ की राशि इकट्ठा कर लेंगे, या फिर आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाकर 60,000 करेंगे तो 3 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। तो ये पूरा मैथ्स, पूरा कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, अगले व्यूअर से करते हैं बातचीत। जो सवाल हमें मिला है महफूज का सवाल है, इनका पोर्टफोलियो है जहां पर ये एसआईपी कर रहे हैं ऑलरेडी। कितने के एसआईपी है, क्या सवाल है, पूछ लेते हैं। महफूज बताइए क्या सवाल है आपका। ईमेल के थ्रू ले लेते हैं इनका सवाल, कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ। 3,000 की एसआईपी है इनकी, 25 साल का निवेश है, 10% स्टेप अप करने का प्लान है और 50 लाख का टारगेट है 25 ईयर्स में। पोर्टफोलियो कैसा है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपीज़ ईच, क्वांट स्मॉल कैप आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी 50 में है। दूसरा पोर्टफोलियो भी है जहां पर इन्होंने 3,000 और डाले हुए हैं, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स और एसबीआई कॉन्ट्रा है। बताइए प्रतिभा जी। महफूज जी, पहले तो आप 25 साल में आप एसआईपी स्टार्ट करो, बधाई हो। ये बहुत ही अर्ली स्टार्ट है और ये बहुत अच्छा सा रकम बना सकते हैं। लेकिन आपने जो पूछा है, क्या 3,000 से आपका 50 लाख का टारगेट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 56 लाख अगर आप स्टेप अप भी नहीं करोगे तो भी बन जाएगा, और 10% स्टेप अप करोगे तो 1.26 करोड़ तक बन जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना जरूरी है कि आप 50 लाख की बात कर रहे हो, तो आज के 50 लाख का वैल्यू 25 साल बाद सिर्फ अराउंड 10 लाख रुपीस रहेगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको 50 लाख आज के वैल्यू का चाहिए कि 25 साल के बाद का वैल्यू चाहिए। आज के वैल्यू का 50 लाख जो है वो 2.71 करोड़ होता है आफ्टर 25 ईयर्स। इसलिए क्योंकि आप यंग भी हो, 25 ईयर्स के मात्र हो, और आप 3,000 का एसआईपी करो, तो अगर आप एसआईपी को बढ़ाते रहोगे, स्टेप अप करते रहोगे, तो 1.27 बन जाएगा। बट हमारा सुझाव ये होगा कि जल्दी से जल्दी अगर आप 7K तक बना देंगे, 7,000 का एसआईपी करेंगे और उसको स्टेप अप करोगे, तो 2.71 करोड़ बनेगा आपका। वो उस टाइम का 50 करोड़ के बराबर का होगा। और आपने ये पूछा है कि दो आपने पोर्टफोलियो दिया है कि दोनों में से कौन सा करना है। तो अगर पहला पोर्टफोलियो आपका देखा जाए तो पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप है 1,000 रुपया, क्वांट स्मॉल कैप और निफ्टी 50 इंडेक्स। एक इंडेक्स फंड आपने चुना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अच्छे से फ्लेक्सी कैप ऐसा फंड चुनोगे तो बेटर रिटर्न होने का संभावना है। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर है तो इंडेक्स फंड भी ठीक है। आपका टोटल परसेंटेज जो एलोकेशन है ये पोर्टफोलियो में अच्छा है। 55% लार्ज कैप में है, 7% सिर्फ मिड कैप में है और 38% स्मॉल कैप में है। कुछ टाइम बाद इस स्मॉल कैप को थोड़ा कम करके मिड कैप को बढ़ा सकते हैं। अभी मत कीजिए, अभी वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि स्मॉल कैप ही रहने दीजिए, एक्स्ट्रा एलोकेशन जो है। और आपका सेकंड पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा कंजर्वेटिव है। 72% आपका उसमें लार्ज कैप में है, 15% मिड कैप में है और 13% स्मॉल कैप में है। तो आपने अच्छा सोच समझ के किया है। तो अगर आप रिप्लेस करना ही चाहते हो तो एक अच्छा सा एक्टिव फंड अगर आप डालेंगे तो बेटर रिटर्न्स मिलेगा अगर आपको एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप पहले एक्सपीरियंस बनाइए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ साल बाद उसको रिप्लेस करने की सोच सकते हैं। ओके, चलिए, तो पूरे पोर्टफोलियो पर आपको सलाह दी गई है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रही बात आपके लिए सलाह, आपके लिए गोल की, तो 25 साल में
आप लगभग 56 लाख इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे जैसे कि आप प्लान भी कर रहे हैं 10% स्टेप अप करने का। उस स्थिति में 1.25 करोड़ की राशि आप आसानी से एक्यूमुलेट कर लेंगे। लेकिन जैसे मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो, अपने एलोकेशन को आप बढ़ाएं, यही आपके लिए सलाह दी गई है। तो इन तमाम बदलावों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और प्रतिभा, इन केस जिस पोर्टफोलियो में आपने चेंजेस इनको सजेस्ट किए हैं, अगर ये एलोकेशन बढ़ाते हैं, स्टेप अप नहीं करते हैं, सिर्फ अगर सपोज कीजिए 2000-3000 और डालते हैं, तो कोई और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं या फिर जो आपने सजेस्ट किए हैं नेम्स उन्हीं में इन्वेस्टेड रहें? नहीं, ये सजेशन तो उनकी तरफ से आया था कि ये पोर्टफोलियो करें कि वो पोर्टफोलियो 1 की पोर्टफोलियो 2, दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। बट आपका क्वेश्चन है कि ऐड करना चाहिए, डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, बट अमाउंट स्मॉल है। तो 3 फंड्स आज की तारीख में, एक फ्लेक्सी, एक स्मॉल और एक इंडेक्स फंड है। तो अभी वो मल्टी कैप जैसे एक कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए 3 फंड्स का पोर्टफोलियो बताया गया है। इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या हो वो भी आपको सजेस्ट की गई है। अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। आप यंग इन्वेस्टर हैं तो कंटिन्यू रखिए अपनी इन इन्वेस्टमेंट जर्नी को, यही सलाह आपके लिए दी गई है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और पूछते हैं कुछ फंड्स प्रतिभा से जो वो सजेस्ट करना चाहती है हमारे व्यूअर्स को। तो प्रतिभा बताइए, पहले तो आपने कौन से फंड्स ऑप्ट किए हैं और क्या ये एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर है पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से, या फिर कोई एक फंड भी आपकी चॉइस से चुनकर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी रखें आपके चॉइसेस के साथ? जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपने रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए कि और आपका कितना एक्सपीरियंस है देखना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट कैटेगरी में फंड्स चूज किए हुए हैं। अगर ये पूरा कैटेगरी में अगर आप लेंगे तो बैलेंस सा एक पोर्टफोलियो बनेगा। थोड़ा मतलब आप इसमें एलोकेशन कर सकते हैं। कैनरा ब्लू चिप फंड जो है, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप फंड है। ये बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स या कंसिस्टेंटली। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप के बारे में बात ही ना करें क्योंकि सब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा चर्चित फंड है वो। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड हैज आल्सो हैड अ वेरी गुड रन इन द लास्ट 3-4 years। तो ये हुए प्योर इक्विटी फंड्स। तो एक फ्लेक्सी कैप हुआ, एक लार्ज कैप हुआ, एक कॉन्ट्रा हुआ। तो इसमें कहीं पे भी आप अगर तीनों में डालेंगे तो आपका लार्ज कैप मतलब मिड कैप बहुत ज्यादा हो गया, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है और सिर्फ एक फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड, जिसमें ना सिर्फ इक्विटी है, इक्विटी, गोल्ड, डेट सारे हैं, उसमें से स्टार्ट करें। और ये चारों का एक पोर्टफोलियो भी बनाया जाए कि 20-30 ऐसा परसेंटेज आपने चूज किया और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा अगर आप एग्रेसिव है तो इसमें मिड और स्मॉल कैप भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही प्रतिभा की चॉइसेस। आपकी स्क्रीन पर स्ट्रैटेजी क्या रखनी है इस पोर्टफोलियो को लेकर वो भी उन्होंने समझाई। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट। थैंक यू प्रतिभा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। नमस्कार।